गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लाइव वालों को वॉइस वगैरह क्लियर है? एक बार चेक करके बता देंगे। चलिए, ऑल इज वेल। ठीक है, आशा, दामिनी, पीहू। चलिए जल्दी से आ जाइए लाइव वाले लोग। आज फर्स्ट क्लास है, तो बेसिकली ये ओरिएंटेशन क्लास कहलाता है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे कि तीनों ही जो है, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, सीजी टेट, इसके सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना है, बेसिकली कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, हम लोग आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, ये बेसिकली इस पे बेस्ड रहेगा पूरा आज की क्लास। क्या क्या योग्यता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। टीचर भर्ती बाकी व्यापम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसकी योग्यता वगैरह रहती है, तो पूरा कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है कि किस वर्ग के लिए, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, किस वर्ग के लिए क्या योग्यता आपको चाहिए, आपके पास क्या है, कौन से लेवल का सीजीटीईटी निकालना है, तब आप एलिजिबल होगे। बीएड का क्या, डीएड का क्या पोजीशन है, कितने परसेंट आपको 12th में मार्क्स चाहिए, कितने परसेंट आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए। ठीक है, विषयवार लागू होने से क्या सिलेबस में परिवर्तन आएगा, अभी का सिलेबस क्या है, शिक्षक भर्ती सिलेबस सहायक शिक्षक के सिलेबस में क्या अंतर है, क्या एक साथ तैयारी की जा सकती है या अलग अलग तैयारी करना पड़ेगा, ये सारे सवाल के जवाब आपको आज की क्लास में मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो सबसे मेन पोर्शन है आपका, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका सिलेबस क्या है, वो आपको आज के पूरे सेशन में मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग करेंगे। ठीक, तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। पढ़ने से पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तब आप बेहतर, आपका कंसेप्ट बिल्ड हो पाएगा कि क्या पढ़ना है, पहले ये तो पता होना चाहिए, तब तो आप पढ़ने में जाओगे। तो ये चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। आगे सब लोग लाइव वाले, मेरा नाम शुभम शुक्ला है, मैं आपको सीडीपी और जीएस के कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स इंडियन जीएस के मैं आपका लेने वाला हूं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन या एक से ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी चल रहा होगा, वो सारे को मैंने समराइज कर दिया है। क्या क्या, सीजीटीईटी शिक्षक और सहायक शिक्षक के सिलेबस में अंतर क्या है। ठीक, सीजीटीईटी और शिक्षक भर्ती की तैयारी एक साथ करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए। शिक्षक भर्ती मतलब, शिक्षक भर्ती से मेरा मतलब सहायक शिक्षक, शिक्षक दोनों मिला के हैं। ठीक है, एक साथ करनी चाहिए, अलग अलग करनी चाहिए, तो उस पर डिस्कस करेंगे। वो आपको सिलेबस में बताऊंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होने चाहिए इसके, आपको फॉर्म भरने के लिए 12th में, ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए। इसके अलावा बीएड या डीएड फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ाई करने वाले छात्र या छात्रा फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। विषयवार बाध्यता लागू होने से सिलेबस में क्या बदलाव होंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा मुझसे, तो मैंने उसको समराइज कर दिया है पूरा। ठीक, तो मैं आपको आज की क्लास में उसको डील करूंगा। आयु सीमा क्या है, अभी थोड़ा संशोधन हुआ है उसमें, तो वो अपडेटेड आयु सीमा क्या है। परीक्षा कब तक हो सकती है आपकी, पदों की संख्या कितनी हो सकती है। कट ऑफ डिटेल मतलब पिछले बार का कट ऑफ से अब मैं आपको बताऊंगा, एक तरीके से आपको, आप आकलन लगा पाओगे कि आपको किस हद तक पढ़ना है। तो पिछले बार का कट ऑफ हम लोग डिसाइड करेंगे। कट ऑफ डिटेल मतलब अभी क्या कट ऑफ जाएगा वो मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं कि पिछले बार बताने वाला हूं कि पिछले बार का कट ऑफ कितना गया था, तो आप एक रफ आइडिया आपको मिल पाएगा। सिलेबस, उसके बाद सीडीपी का जो सिलेबस है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, बाकी सारे चीज के सिलेबस के बारे में भी देखेंगे। हाँ, रिकॉर्डेड रहेगा या नहीं पूछ रहे हैं, तो रिकॉर्डेड रहेगा। ये लाइव के बाद रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, कंटेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, तीन चीज मैं आपको बता देता हूं। क्लास अगर आप हाइब्रिड ज्वाइन करेंगे, हाइब्रिड मोड एक ऐसा मोड है जिसमें आपको ऑनलाइन का एक्सेस भी मिलेगा। आप ऑफलाइन बैठे हैं, आपको उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन भी चाहिए वो, अगर तो हाइब्रिड मोड में आप ऑफिस में पता कर लेंगे, हाइब्रिड मोड पे ज्वाइन कर
देंगे तो आपको एप्लीकेशन का भी एक्सेस मिलेगा। तो यहां से जाके आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ऑनलाइन वालों को तो रिकॉर्डेड यहां पर क्लास के बाद रिकॉर्डेड मिल जाएगा। नोट्स आपको पूरा मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। आप लोग को नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड होगा। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पढ़ाएंगे इसके बाद आपको कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। सारे सिलेबस 100% कवर होंगे, यहाँ पर कंप्लीट होंगे। उसके साथ एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एमसीक्यू भी करवाएंगे साथ में। तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट रहेगा इतना। क्लियर सब चीजें? और जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की क्लास कंटिन्यू कर, आज ही से होगा मैडम, 8 तारीख बोले थे ना। हाँ, एक हफ्ते तक लगभग क्लास शाम को रहेगी, फिर एक क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएगी, वो बताएंगे धीरे से डिटेल उसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सीजीटीईटी का सिलेबस देख लेते हैं। तो ये सिलेबस एकदम आसान है। हाँ, पहले जब हुआ था तो 150 नंबर का हुआ था। अब क्योंकि व्यापम के सारे पेपर 100 नंबर के हो रहे हैं तो संभावना ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये भी क्या होगा, 100 नंबर का होगा। लेकिन इसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, बस इसके नंबर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कम हो जाएगा। 150 नंबर का था, 5 सब्जेक्ट थे, 30-30 नंबर डिवाइडेड था। 100 नंबर का होगा, 25 नंबर के सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर से वही। तो यहां पर आप देखोगे 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे उस हिसाब से नंबर जो है वो कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक। तो क्या क्या है आपके सीजीटीईटी के सिलेबस में? पहली से पांचवी 2 सीजीटीईटी का पेपर होता है, 2 पालियों में, 2 शिफ्ट में होता है। एक 1st to 5th, एक 6th to 8th। मैं एकदम फ्रेशर समझ रहा हूं ना मैं आप लोग को, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे भी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई पहले तैयारी किए हैं? कर चुके हैं? पिछले बार वाला 23 वाला दिए थे आप लाइव वाले बताइए, आप लोगों में से कौन कौन पहली बार तैयारी कर रहा है? तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को अच्छे से समझ लें, है ना, कंपैरिजन कर लें, देख लें, ठीक। देखो, 2 सीजीटीईटी होता है। पहला 1st to 5th क्लास के लिए, इसको अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल होगे, यानी वर्ग 3 कहलाता है वो, है ना। दूसरा होता है क्लास 6 to 8th, है ना। इसको अगर आप क्वालिफाई करोगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं इसको, सीजीटीईटी। इसको अगर आप क्वालिफाई करोगे तो शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप पात्र माने जाओगे, मतलब वर्ग 2 के लिए। क्लियर इतना? अब देखो 1st to 5th लिखा है यहां पर, तो 1st to 5th वाले का सिलेबस क्या है? बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीजीटीईटी 1st to 5th, सीजीटीईटी 6 to 8, सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता सब में आएगा ये, इससे आप बच ही नहीं सकते। और ये सबसे बड़ा पोर्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये 30 नंबर का इसमें आ रहा है। उसके बाद हिंदी है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, 30 नंबर। थोड़ा मार्क्स कम हो जाएगा जब नंबर 100 नंबर का रहेगा, तो थोड़ा बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और कुछ नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा। इंग्लिश ये 30 नंबर का पिछले बार के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। मैथ्स 30 और पर्यावरण 30, मतलब 5 सब्जेक्ट समान अनुपात में सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट आपके सीजीटीईटी पहली से 5वीं के लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि यहां पर किस तरीके से आपको एक साथ तैयारी करना चाहिए कि अलग अलग तैयारी करना चाहिए। सीजीटीईटी का पेपर 1 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। तो पहली फुर्सत में तो पहले इसका निकालना बहुत जरूरी है। अब तो टीचर लोग जो बन गए उनको भी ये निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो पेपर में आया था, देखियो। तो देखो, सहायक शिक्षक का सिलेबस देखते हैं अब। तो सहायक शिक्षक के लिए, मतलब सहायक शिक्षक कौन से क्लास को पढ़ाता है? 1st to 5th। अब उसका सिलेबस देखो आप, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, हिंदी है 25 नंबर का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र देखो 30 नंबर का, हिंदी 25 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर का, गणित 30 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन 20 नंबर का, कंप्यूटर और संबंधित सामान्य ज्ञान 10 नंबर का, और सामान्य अध्ययन इसमें जीएस का पोर्शन आएगा, ये 10 नंबर का है। तो पिछले बार फिर से वही 150 नंबर का हुआ था, लेकिन इस बार वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो कि सीजीटीटी और सहायक शिक्षक, इसके सिलेबस में क्या अंतर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। समझ में आया? इसका सिलेबस समझ में आ रहा है? ये वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है ना, और ये भी वही है। इसमें 2 चीज एक्स्ट्रा जुड़ गया है, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन का सिलेबस जोड़ के वो क्या बना देता है, सहायक शिक्षक का सिलेबस बना देता है। अब देखो साइड बाय साइड कंपेयर करो। देखो, ये सीजीटीटी का क्लास 1 to 5, इसमें 5 सब्जेक्ट है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट यहां तक सेम है कि नहीं है?
इसमें कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान दो का जोड़ के वो क्या बना देता है, सहायक शिक्षक का सिलेबस बना देता है। तो दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। मतलब सीजीटीईटी क्लास 1 to 5 और सहायक शिक्षक, ये दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। केवल दो चीजें आपको कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी इंडियन जीएस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैं कंक्लूजन ये बताना चाहता हूं, इसकी तैयारी अलग नहीं होती, इसकी तैयारी साथ साथ होती है। समझ रहे हो मेरी बात? इसका ऐसा नहीं है सीजीटीईटी पहले क्वालिफाई कर लेते, पहले सीजीटीईटी का सिलेबस पढ़ेंगे फिर वो क्वालिफाई हो जाएगा तब, ये ऐसा नहीं होता। इसके पेपर होने बाद तो फट से आ जाएगा ये, तब कैसे करोगे, ऐसा नहीं होता। और इसका जो सीडीपी है 30 नंबर का, इसमें भी सीडीपी 30 नंबर का, इसके सीडीपी का सिलेबस और इसका सीडीपी का सिलेबस सेम है, सब सिलेबस सेम है। केवल लेवल में अंतर पहले ज्यादा था, अब वो भी लेवल कम होने लग गया। लेवल मतलब क्वेश्चन के स्तर में अंतर। पहले सीडीपी जो है आता था इसमें सीजीटीईटी में, वो बहुत सिंपल सिंपल पूछ देता था, इसमें टफ आता था। लेकिन अब तो वो भी गया, इसमें भी टफ पूछना चालू कर दिया, क्वालिफाइंग है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अंतर अब बहुत कम हो गया है। तो तैयारी एक साथ होती है, पहली बात सीखने के लिए मिला। सिलेबस सेम है, केवल दो चीज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है इसमें, दूसरी बात सीखने के लिए मिला। तीसरी बात ये कि इसका जो स्तर है सवालों का, वो भी कोई बहुत ज्यादा अंतर अब रहता नहीं है। पिछले बार टीटी का पेपर अच्छा खासा टफ आया था। चलो अब देखते हैं क्लास 6 to 8 का सीडीपी, मतलब ये आपका शिक्षक भर्ती का क्या पोजीशन है। तो इसमें आप देखो थोड़ा सा अंतर है, 1st to 5th और 6 to 8 में क्या अंतर है सीजीटीईटी में। ये देखो इसका सिलेबस में बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, सेम है। हिंदी 30 नंबर का सेम है, इंग्लिश वही है। यहां पे देखो चौथा नंबर का जो पोर्शन है ना, गणित विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन दिया हुआ है, ये 60 नंबर का। देखो जो मैथ्स वाले हैं, अब 6 to 8 में विषयवार वाला हो जाता है। अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, है ना, साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, वो गणित और विज्ञान उनका 60 नंबर का रहेगा। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए जीएस 60 नंबर का रहेगा। ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये नहीं लगेगा। और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो ये सॉल्व करना है, ये नहीं करना है आपको। ये अंतर रहता है बस। अब दो सब्जेक्ट को मिला के क्या बना दिए है, एक तो 60 नंबर का बना दिया, तो हो गया गणित एवं विज्ञान। या तो आप मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आप गणित और विज्ञान वाला सॉल्व करोगे, ये वाला नहीं करोगे। और अगर आप मैथ्स के अलावा किसी दूसरे स्ट्रीम के हो तो आप ये वाला सॉल्व करोगे, ये वाला सॉल्व नहीं करोगे। समझ गए मेरी बात? बस यही है 6 to 8 वाला अंतर, सिर्फ इतना ही है। अब अगर आप देखोगे और इसको क्वालिफाई करके आप सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल होगे, है ना। तो अब इसके बाद देखते हैं शिक्षक का सिलेबस, शिक्षक भर्ती का। शिक्षक भर्ती का सिलेबस देख लो वही है, कुछ अंतर नहीं है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र है ही, हिंदी है ही, इंग्लिश है ही, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। देखो गणित और विज्ञान उसमें भी था मैथ्स वालों के लिए, अब इसमें देखो गणित और विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है 20 नंबर का, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान है क्या 10 नंबर का। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान में क्या अंतर है। सामाजिक अध्ययन में भी जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें भी इंडिया जीएसई पढ़ना है आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसमें भी वही पढ़ना है, इसमें भी वही पढ़ना है। इसमें एक दो चीज एक्स्ट्रा है, समाज के बारे में, समाज की संरचना कैसी होती है, सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। और दूसरा एक कल्चर का पार्ट है जो इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं है। बाकी सारे इसका कॉपी, मतलब आप जब सिलेबस देखोगे डिटेल सिलेबस, तो दोनों का सिलेबस सेम है। बस समाज के बारे में एक चैप्टर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, समाजीकरण क्या होता है, ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है इसमें। तो ये कुल मिला के 30 नंबर हो गया, मतलब मान के चलो आप, ये दोनों एक ही है, ये कोई अलग है, ये अलग है नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। बस समाजीकरण वाला थोड़ा सा एक चैप्टर एक्स्ट्रा है जो इसमें पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना रहता है। तो ये भी वही है। शिक्षक का सिलेबस अगर आप देखोगे तो हिंदी है ही ना, इंग्लिश है ही, बाल विकास वो तो कभी हटेगा ही नहीं वो, मैथ्स और विज्ञान। अब देखो, अब जब इसमें क्या होगा, इस बार विषयवार लागू हो जाएगा। तो विषयवार लागू हो जाएगा तो क्या होगा, अंतर क्या आएगा, जो मैथ्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं वो ये जो है ये 50 नंबर का हो जाएगा, और ये वाला नहीं देना पड़ेगा मैथ्स स्टूडेंट को। मैथ्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड को छोड़ के कोई दूसरे बैकग्राउंड वाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, 50 नंबर का हो जाएगा, और ये इसको नहीं देना पड़ेगा। बाकी सिलेबस, तो सिलेबस में फेरबदल अगर होगा भी तो कितना होगा, मुश्किल से 20% का, कोई अंतर थोड़ी है। ये थोड़ी बदल जाएगा, ये थोड़ी बदल जाएगा, ये थोड़ी बदल जाएगा,
ये वही रहेगा, आपको सिर्फ ये थोड़ा सा बदलना है बस। और ये वैसे भी बाद में पढ़ाएंगे हम, सिलेबस आने मतलब जब तक चलते रहेगा क्लास तब तक आ जाएगा, तो उसके बाद उसको पढ़। लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे हम लोग, वैसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसमें अंतर है। अब दोनों का सिलेबस कंपेयर करो आप, ये देख लो, सीजीटीटी क्लास 6 to 8 और शिक्षक, ये दोनों का सिलेबस ये देखो, और ये देखो यहां तक तो सेम है। इसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा जोड़ दिया है और सामान्य ज्ञान ये वही है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, थोड़ा मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर आ जाता है। और क्या है, गणित और विज्ञान। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया, ये 50 नंबर का हो जाएगा साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, इसको नहीं देना पड़ेगा। जो साइंस को छोड़ के है ये 50 नंबर का हो जाएगा, ये नहीं देना पड़ेगा। बाकी सब सिलेबस सेम हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? सीजीटीटी 6 to 8 का तैयारी और शिक्षक का तैयारी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत इसको एक्स्ट्रा। तो जब आएगा मतलब ये इसको पढ़ लिए पूरा सेम है, ये एक्स्ट्रा पढ़ना है बस, और क्या है। समझ पा रहे हो? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। सिलेबस में 10 से 20% का अंतर है टेट और जो आपका मेन स्ट्रीम जो परीक्षा है उसके। तो तैयारी कैसे होती है? एक ही साथ होगी इसकी। इसमें जो सीडीपी है वही शिक्षक भर्ती में सीडीपी है। ये जो सीडीपी है, ये कोई सीडीपी अलग थोड़ी है, सब वही की है, सिलेबस एक ही है। पढ़ना काम अलग अलग जगह आएगा आपको, क्वालिफाइंग एग्जाम में भी काम आएगा, भर्ती परीक्षा में भी काम आएगा, और उसके बाद भी काम आएगा ये चीज, तो आपको पढ़ाने के दौरान भी। ठीक, आप लोग के सवाल मैं लास्ट में लूंगा, सेशन के एंड में। आप पहले मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझ लो, उसके बाद सबके सवाल मैं लूंगा और लास्ट में जवाब दूंगा। ठीक है? अभी कोई कमेंट मत करिए, अभी सिर्फ ध्यान दीजिए इधर, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, है ना? चलिए, फिर मैं लास्ट में सबके क्लास ले मतलब सबका क्वेश्चन ले लूंगा। तो ये समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे, अब सहायक शिक्षक और शिक्षक इन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है? सहायक शिक्षक मतलब क्लास 1 to 5 को पढ़ाने वाला, शिक्षक मतलब 6 to 8 को पढ़ाने वाला। इन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है? अब देखो यहाँ पे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये 30 नंबर का है सहायक शिक्षक में, हिंदी 25, इंग्लिश 25, गणित 30, पर्यावरण अध्ययन 20, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10। ठीक है? और सामान्य अध्ययन 10 नंबर का है इसमें। किसमें? सहायक शिक्षक में। शिक्षक में क्या है? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का, हिंदी 25, इंग्लिश 25। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों शिक्षक और सहायक शिक्षक के सिलेबस में। सहायक शिक्षक जो है मैथ्स और पर्यावरण अध्ययन, मैथ्स 30 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन 20 नंबर का। इसमें पर्यावरण अध्ययन नहीं है। किसमें? शिक्षक भर्ती में पर्यावरण अध्ययन नहीं है। मैथ्स की जगह मैथ्स और साइंस दोनों मिला के है। मैथ्स 30 नंबर का इसमें है ना, तो इसमें मैथ्स और साइंस दोनों मिला के कितने नंबर का कर दिया है? 30 नंबर का। अब एक सब्जेक्ट और ऐड करना है, तो एक सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन ऐड कर दिया 20 नंबर का। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक ज्ञान में अंतर मैं समझा चुका हूं आपको, ये 20 नंबर का एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो क्या अंतर है? केवल पर्यावरण का अंतर है। अगेन फिर से साइंस वालों को इसमें सिर्फ ये देना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा, और साइंस के अदर बैकग्राउंड वालों को ये देना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा। तब तो ये 50 नंबर का हो जाएगा, दोनों 50-50 हो जाएंगे बस, है ना? ये 50 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। इतना ही अंतर आएगा बस। समझ में? तो ये इसका सिलेबस है। तो फिर से वही, जो एक की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की या सहायक शिक्षक की, इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या अगर जिन लोग एक साथ तैयारी कर रहे हैं वो लोग का भी तैयारी एक ही साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है। समझ में आ रहा है? एक ही बात है, एक साथ तैयारी करना। ठीक? तो सीजीटीटी, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, इन तीनों की तैयारी आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। सिलेबस मैं बताना चाह रहा हूं कि सेम है, कोई अंतर नहीं है। सवालों के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। जैसे सहायक शिक्षक है, सीजीटीटी है, उसके लेवल थोड़ा और कम रहेगा। सहायक शिक्षक का लेवल थोड़ा सीडीपी का अप रहेगा, शिक्षक का थोड़ा लेवल और अप रहेगा। लेकिन अब ज्यादा वो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो भी ज्यादा रह नहीं गया, थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है। आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे 2023 वाला, तो इतना समझ में आया आपको? तो ये सारे सिलेबस आपको समझ में आ गए, कैसे कैसे सिलेबस है सबका? लाइव वालों को सबको बताइए।
अब देखो पदों की संख्या, तो 5000 संभावित पद हैं इसमें, 5000 कितने पद हैं जो निकलने वाले हैं। अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है संचालनालय से वो 5000 पदों का मतलब खाली है, रिक्त पद की संख्या है 5000। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ साइंस का पद नहीं है बोल रहे हैं, वो लेकिन रिक्त पदों की संख्या है जो भेजा गया है। होगा ये कि जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उससे अलग भी हो सकता है, उसमें ऐड भी कर सकता है, ठीक है। वो फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ रिक्त पदों को बताया है ना। तो वो इसमें ऐड होके मैथ्स और साइंस का पद जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। वो फाइनल पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब। इस बार नहीं आया तो वो, क्योंकि 2-3 चरण में होने वाला है परीक्षा, तो वो अगली भर्ती में उसको इंक्लूड करके दे देगा, मैथ्स और साइंस का डाल देगा, आर्ट्स और कॉमर्स का नहीं डालेगा अगले बारे में, ऐसा। नहीं तो इस बार भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो नोटिफिकेशन आने के बाद समझ में आएगा। तो उसको एकदम अटल सत्य नहीं मान लेना है उसको, वो तो केवल खाली पदों की भर्ती है जो उसको बताया गया है, ठीक है। चलो, न्यूनतम प्रतिशत अंक, ये क्या चीज है भाई? देखो पहले क्या होता था कि 45% अंक इसके योग्यता की सूची में आता था। अब 12th में, कब 12th के लिए सहायक शिक्षक के लिए 12th और शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन, सहायक शिक्षक का अगर आपको फॉर्म भरना है तो 12th में 45% होने चाहिए और शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन में 45% ऐसा। लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिए गए, वो 50 करेगा इस बार, 50%। अब जो नोटिफिकेशन फाइनल आएगा उसमें ये क्लियर रहेगा, 50% उसको करने वाला है, तो इससे कोई खास अंतर आने नहीं वाला है, ठीक है। वो तो अब देखो, अब वो 45% रहे, 45% करने के पीछे था कोविड के टाइम पे, पिछला पेपर हुआ था 1919 में, तो 45% इसलिए किया था क्योंकि उस समय वैसे भी पढ़ तो पा नहीं रहे थे कोई, तो उसको कम किया था। पहले 50% ही था ये, अब फिर से 50% करने वाला है उसको, तो ये रहेगा 50% 12th में और ग्रेजुएशन में। अब कब कब 50% रहेगा, यहाँ पे देखो वर्ग 3 का अगर आपको फॉर्म भरना है, वर्ग 3, तो 50% 12th में चाहिए। कहां चाहिए? 12th में 50% मिनिमम क्राइटेरिया, प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए? डीएलएड। अगर आपको सहायक शिक्षक यानी वर्ग 3 का फॉर्म भरना है तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या? 50% 12th में और डीएलएड होना चाहिए, और यहां पे प्लस सीजीटीटी, क्या, 1st to 5th वाला क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप सहायक शिक्षक के लिए क्या है, एलिजिबल रहोगे। क्या क्या? प्लस सीजीटीटी क्वालिफाइड, तब आप सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल रहोगे। समझ में आया? बीएड वालों को भी इसमें फॉर्म भरने दिया गया था, जिसको निकाल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया वो, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया कि देखो, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप लोगों में से किसका किसका डीएलएड है? दोनों का डीएलएड आपका? तीनों, सबका डीएलएड। देखो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब शुरुआती जो एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 5th कहां तक का होता है एलिमेंट्री एजुकेशन? हाँ, तो प्रॉपर उनके लिए, उनको, उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो इसमें बताया जाता है डीएलएड के सिलेबस में। तो प्रॉपर उन लोग के लिए डिजाइन हुआ है ये डीएलएड का सिलेबस। अब इसमें बीएड वालों को भी अप्लाई करने दिया गया, तो हुआ ये कि डीएलएड वालों ने ये कहा कि भाई स्पेशली तो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें प्रॉपर बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो तो हम लोग के सिलेबस में है, तो उन लोग को क्यों एलिजिबल किया गया? बाद में वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से फिर डिसीजन भी आया था। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको नहीं माना था, उसमें फॉर्म भरने दिया था, बाद में उनको निकाल दिया गया था। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में अभी उनको पोस्टिंग दिया गया है, काफी जो है स्ट्राइक करने के बाद। समझ में? तो इस बार वैसी रहेगा, क्या क्या, 12 में 50% और डीएलएड प्लस सीजीटीटी 1st to 5th। समझ में आ गया? अगर वर्ग 2 का फॉर्म भरना है यानी शिक्षक का, शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ये जो 50% है वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम, प्लस डीएड या बीएड। डीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और बीएड वाले भी भर सकते हैं, तो डीएड वालों को डबल फायदा है, सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं वो लोग। और सीजीटीटी 6 to 8 वाला क्वालिफाई होना चाहिए शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए 1 to 5th वाला, शिक्षक के लिए 6 to 8th वाला, जो मैंने सिलेबस बता दिया आपको। तो अगर आप ये योग्यता फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आया? तो ये है।
और वर्ग 1 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब वो तो अलग से होता है व्याख्याता का भर्ती, तो गणित के लिए अलग व्याख्याता, हिंदी के लिए अलग, संस्कृत के लिए अलग। तो पोस्ट ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पहली बात। और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सीजीटीटी की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ये 50% वाला जो मैं बता रहा हूं हर वर्ग के लिए अलग अलग है। वर्ग 3 के लिए 12th में मिनिमम 50%, वर्ग 2 के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% और व्याख्याता के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% का क्राइटेरिया प्लस बीएड। तो ये है पूरी योग्यता, समझ में आई आपको। तो जिस भी योग्यता को आप पूर्ण करते हो वो आप उस तरीके से है, ठीक। सीटेट क्वालिफाई एलिजिबल नहीं है भाई, पहले थे, अब उसको स्टेट में वो खत्म कर दिया है, उसको सीजीटेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको प्रॉपर। पहले सीटेट वाले क्या सीटेट क्वालिफाई कर लेते थे तो वो स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन अब कुछ समय पहले उसको क्या कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है वो सब चीज को। समझ में आया? चलो, अब यानी कि डीएड आप किए हो तो वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के लिए पात्र हो आप, लेकिन अगर बीएड किए हो तो केवल वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए पात्र हो। और वर्ग 1 के लिए भी तभी जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, नहीं तो केवल वर्ग 2। सबसे ज्यादा पोस्ट देखो, सब लोग अब डीएलएड की ओर भाग रहे हैं, जो बीएड किए वो भी डीएड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सहायक शिक्षक का पद सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए, ठीक है। सहायक शिक्षक का सबसे ज्यादा रहता है, फिर शिक्षक का, फिर उसके बाद व्याख्याता का, तो इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक। क्लियर, समझ में आया योग्यता क्या क्या है? चलो, हाँ, बीएड डीएड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाई करने वाले छात्र फॉर्म नहीं भर सकते। पहले बता देता हूं क्यों। क्योंकि आप परस्यूइंग हो, आपके पास जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उससे पहले के डेट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जिस डेट में आप फॉर्म भरोगे उससे पहले की डेट की डिग्री। तो कोई छात्र या छात्रा अगर कहीं परस्यूइंग है, वो लोग का चल रहा है, चाहे वो सेकेंड ईयर में ही क्यों ना हो, वो फॉर्म नहीं भर सकते। समझ में आ रहा है? वो जिस डेट में आप फॉर्म भरोगे उससे पहले आपके पास डिग्री है तो भर सकते हो। रिजल्ट आपका आ गया है तो ठीक है, रिजल्ट आपका आ गया है तो फिर अब भर सकते हो, और नहीं आया रिजल्ट, डिग्री नहीं है तो फिर नहीं भर सकते फिर, ठीक। क्लियर? चलिए, अब देखो आयु सीमा, एज क्राइटेरिया, इसमें कुछ समय पहले थोड़ा अपडेट हुआ है। देखो, जनरल मेल, इसका मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 साल। जनरल मेल कब तक फॉर्म भर सकते हैं? मतलब 21 साल मिनिमम आयु है। और 21 साल कब से काउंट किया जाता है? 21 साल काउंट किया जाता है जिस साल वैकेंसी निकली है, नोटिफिकेशन, उस साल के पहले महीने के पहले तारीख से। यानी कि मान लो जाए, मैं मान लेता हूं 2025 में नोटिफिकेशन आएगा, तो 1 जनवरी 2025 तक 21 साल आपका पूर्ण होना चाहिए। मान लो जाए आपका 1 फरवरी को 21 साल पूर्ण होता है, ठीक। भले ही वे अब आप आज के डेट में मान लो जाए आज नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन आपका 21 साल कब पूरा हो रहा है? 1 फरवरी 2025 को, तो भी आप पात्र नहीं रहेंगे। क्योंकि वो मंग कब कर रहा है? 1 जनवरी 2025। आपका 21 साल पूर्ण हो जाना चाहिए उस साल के पहले माह के पहले दिन तक। वो अभी की बात नहीं कर रहा है, अभी आपका पूर्ण हो गया तो भी फॉर्म नहीं भर सकते। 1 जनवरी पहला साल, पहला माह का पहला तारीख तक हो जाना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है ये। मैक्सिमम क्या है? तो जनरल मेल के लिए 35 वर्ष है, 35 वर्ष, ठीक। अब इसके बाद यहां पर अगर जनरल कोई भी कैटेगरी में है तो 5 वर्ष की उनको छूट दी जाती है। क्या की जाती है? 5 वर्ष की छूट। यहां पर अगर कहीं कोई कैटेगरी में है तो 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। तो ये कितना है? अब ये कितना हो गया? 40 वर्ष, 40 वर्ष, ठीक। अब अगर फीमेल है तो 5 वर्ष की और छूट दी जाती है, इससे 5 वर्ष और ऐड कर लो। फीमेल है तो टोटल 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर जनरल मेल है तो 35 साल, जनरल फीमेल है तो 40 साल, ठीक। अगर ओबीसी मेल है तो 40 साल, ओबीसी फीमेल है तो 45, एससी मेल है तो 40, एससी फीमेल है तो 45, वैसी एसटी है, एसटी मेल है तो 40, एसटी फीमेल है तो 45। मतलब 35 और 40 याद रखो। अगर फीमेल है तो 5-5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई कैटेगरी में शामिल होते हैं, कोई
ओबीसी, एसटी, एससी तो 5 साल का छूट मिलता है, अगर फीमेल है तो 5 साल का और छूट मिलता है। तो टोटल 21 साल से 45 साल पूरा सबको मिला के। समझ में आ गया? क्लियर एकदम सब लोग को? और कहां से काउंट होता है? 1 जनवरी, जिस साल जो पेपर मतलब वो नोटिफिकेशन निकला रहता है उस साल तक। क्लियर है लाइव वालों को? तो ये है आपका एज क्राइटेरिया। कट ऑफ, ये पिछले बार का जो कट ऑफ है 2023 में हुआ था पेपर। पिछले बार कब हुआ था? 2023 में। तो पहला लिस्ट जो निकला था, देखो पिछले बार जो हुआ था उससे कई लिस्ट निकलता है, वेटिंग लिस्ट निकलते रहता है, 2-3 साल तक वेटिंग लिस्ट निकल रहा था उसका। तो पहला लिस्ट जो निकला था उसका कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इतने में सिलेक्शन हो गया था, कट ऑफ इन द सेंस सिलेक्शन हो गया था। तो यहां पर आप देखोगे कि पहले साल में 95 से 100 इसके बीच सिलेक्शन हुआ था। 150 में 95 से 100 के बीच का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। इसके बाद अगर ओबीसी का अगर देखोगे आप, तो ओबीसी का इससे 90 नंबर, 90 प्लस। ठीक है। अगर आप देखोगे एससी, तो एससी का कितना? 85 प्लस। ठीक, मतलब आप देख लीजिए, हाँ 85, 80 प्लस, 80 प्लस में। और एसटी का आप देख लोगे तो 5-7 नंबर और कम कर दोगे, मतलब 72 प्लस। तो यहां पर इनका सिलेक्शन हो गया था। अब ये नहीं कि पिछले बार के हिसाब से इसी बार होगा, अब ये 100 नंबर का पेपर होगा मान लो जाए, तो अब क्या है, लेवल कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, कंपीट का लेवल बढ़ गया, तो वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर का स्तर कैसा है, पेपर का टफ आ रहा है कि इजी आ रहा है, इजी आ रहा है तो पेपर का टफ ज्यादा जाएगा, टफ आ रहा है तो नीचे चला जाता है सिलेक्शन। समझ में आ रहा है? अभी जो पेपर चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, उसमें तो आप देखोगे एडीओ, एडीओ में रैंक 1 वाले का 85 नंबर आया है। योगेश हमारे यहां से ही पढ़ा है, उसका इंटरव्यू चैनल पे डला भी हुआ है, योगेश कुमार सा। महेंद्र वो 8th रैंक है उसका, वो भी हमारे यहां से पढ़ा। अब वो लोग का 85, 82, 81 ऐसा आ रहा है नंबर, और 85 से लेके 76 तक सब खत्म है 200 पोस्ट एडीओ का। 76 के नीचे किसी सिलेक्शन ही नहीं होगा। 85 से 76 में पूरा खत्म 200 पोस्ट। और अभी तो वो पीजीडीआरडी जुड़ के नहीं आए हैं, नहीं तो देखना 4-5 नंबर में पूरा खेल हो जाएगा, खत्म 200 पोस्ट। तो ऐसा रहता है, 85% तक नंबर ला रहे हैं लोग। 100 में 85 समझो, रॉ नंबर है, पीजीडीआरडी जोड़ के बिना ला रहे हैं 85 नंबर वो लोग। और पेपर टफ आया था इस बार का। तो व्यापम का स्तर बहुत, मतलब पढ़ने वाले छात्र भी बढ़े हैं, अवेलेबिलिटी भी कंटेंट की बढ़ी है, ऑनलाइन एजुकेशन के आ जाने से उपलब्धता बढ़ी है। ठीक है। और ये जो पद रहता है वो ज्यादा पोस्ट आता है, डीएलएड वाले भी बढ़ गए हैं, बीएड वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सब इंजीनियरिंग करने वाले लोग भी डीएड बीएड करके बैठे हुए हैं। तो पेपर का स्तर कैसा आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मान के चलो आपको 70 प्लस तो आप टारगेट लेके चलो, 70 प्लस 75 प्लस, तब आपका कट फिट के थोड़ा कम आएगा तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? उससे कम का तो मान के ही मत चलना, 100 नंबर की बात कर रहा हूं, वो आप टारगेट लेके चलो उतना, तो वो हिसाब से आपको देखना है। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में आपको डिस्कस कर रहा हूं मेनली बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। देखो ये शिक्षक का सिलेबस है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब ये वाली जो चीज है, ये शिक्षक का सिलेबस सीडीपी का, और सहायक शिक्षक का सिलेबस सीडीपी का, सीजीटीटी का सिलेबस सीडीपी का, सब सेम है, कोई अलग सिलेबस नहीं रहता है।
ठीक है, सबका सिलेबस सीडीपी का सेम रहता है। सीडीपी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको समझाता हूं। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका सबसे पहले तो ये खुद रहता है सीडीपी, मतलब जो एक्चुअल सीडीपी है आपका, वो अगर मैं आपको काउंट करूंगा, अभी के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, मतलब 150 नंबर के हिसाब से, तो 30 नंबर का तो इसका अलग से पोर्शन है। इसके बाद कुछ मैथ्स सीडीपी भी रहता है, मैथ्स में भी आपका सीडीपी का पोर्शन रहेगा। 3 यूनिट में से 2 यूनिट मैथ्स का सीडीपी है। तो मैथ्स सीडीपी में आपका वही कितने नंबर का मैथ्स है, इसमें लगभग 30 नंबर के आसपास का मैथ्स है, तो 10 नंबर का ये आपका सीडीपी का ही पोर्शन है। इसके बाद आपका हिंदी में भी सीडीपी आएगा। इसमें हिंदी में जो सीडीपी आएगा, हिंदी 25 नंबर का है आपका। तो हिंदी में भी 2 यूनिट जो है वो हिंदी सीडीपी है, भाषा एवं विचार, वो वाला सीडीपी और सीडीपी का ही पोर्शन है वो। तो भाषा और विचार आप देखोगे 5 से 7 नंबर का सीडीपी है। इसके बाद जो आपका सामान्य अध्ययन है, ये जो पर्यावरण वाला पोर्शन है, उसमें भी कुछ हिस्सा जो सीडीपी का है। तो आप इन्वायरमेंट ईवीएस, आप उसका सीडीपी अगर देखोगे आप, तो उसमें भी आपका मान के चलो 2 से 3 नंबर का सीडीपी है। तो टोटल कितना नंबर का सीडीपी हुआ आपका, देखो 30 10 40, 5-7 नंबर ये होगा 45 के आसपास, और 3-2 लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, ये तो लगभग 45 से 50 मार्क्स का आपका सीडीपी रहे। ये कितना बड़ा वेटेज है आप देखो। अब 100 नंबर का जब पेपर होगा तो इसका वेटेज थोड़ा कम होगा, तो सबका वेटेज कम होगा तो इसका भी कम होगा, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, तो 100 नंबर के पेपर में भी सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहेगा। मार्क्स के कम होने से आपके तैयारी में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आने वाला। आपको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, उससे क्या अंतर आएगा बताओ। कम होगा तो सबका कम होगा, जिस रेशियो में ऐसा है उस रेशियो में 100 नंबर में डाल देगा, बस उतना ही अंतर आएगा। सिलेबस तो वही रहेगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना उतना ही है, जिसका वेटेज ज्यादा है उसका वेटेज ज्यादा रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पूरा गेम चेंजर है ये सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। न सिर्फ ये, और यही सीडीपी, ये इसको बेस स्ट्रांग रहेगा तो ये सब में काम आएगा। ठीक है, तो इसी सीडीपी का सिलेबस मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और कंपेयर भी करेंगे अपन कि 2023 के पेपर में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। वो पूरा एनालिसिस करके मैं लाया हूं, वो आपको बताऊंगा किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, तो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट कि कितना आपको पढ़ना है किस टॉपिक को। समझ में आ रहा है? चलो देखो, अब ये देखो, ये है एकदम डिटेल सिलेबस शिक्षक भर्ती का। यही कमोबेश सिलेबस सहायक शिक्षक का भी है, यही सिलेबस सीजीटीईटी का भी है। लेकिन होता यह है, ये सिलेबस को जब आप पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें पूरा दे दिया है दुनिया भर का चीज। कुछ कुछ चीज ऐसी है जिसको लिखा नहीं है, जिसमें पेपर में आता है, और कुछ कुछ चीज ऐसा है जो पेपर में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन लिख के दे दिया है यहाँ पे। जैसे कि देखो, इसका फर्स्ट चैप्टर में आपको लिख के दिया है, यहाँ पे देखो, बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला, वृद्धि और विकास, ये चैप्टर का नाम है, वृद्धि एवं विकास इसको कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना रहता है क्या किसको वृद्धि कहते हैं, विकास किसको बोलते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या रहता है, कैसे कैसे वृद्धि होता है, विकास होता है, किस, है ना, इनके अंतर को पढ़ना रहता है इसमें। अब आप देखोगे विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने का से संबंध, बच्चों के विकास का सिद्धांत, कैसे कैसे क्या क्या सिद्धांत होता है बच्चों के विकास का, है ना। तो वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में। बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि। अब ये बुद्धि वाला चैप्टर अलग है, बुद्धि एक अलग चैप्टर है, यूनिट, हालांकि आपको पहली वो इकाई में दे दिया है इसको, लेकिन ये चैप्टर क्या है, अलग चैप्टर है ये पूरा, ये एक अलग अध्याय है बुद्धि का। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में आपको आईक्यू लेवल टेस्ट करना रहता है। आईक्यू, कितना बच्चे का आईक्यू रहता है, अगर बच्चे का आईक्यू 80 से 90 के बीच है तो वो किस श्रेणी में आता है। अगर आईक्यू का फॉर्मूला होता है, आईक्यू के फॉर्मूला किसने दिया, आईक्यू निकालते कैसे हैं, और उसमें फिर वो आईक्यू का जितना आया, पिछले बार जस्ट 2023 के पेपर में आया हुआ यहाँ से बुद्धि से सवाल, तो वो किस श्रेणी में आता है बच्चा, वो सब पूरा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो आपको बुद्धि के चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक, इसके बाद ये भाषा और विचार है, ये एक अपना अलग इसका चैप्टर है, ये पूरा जो इकाई 1 में दे दिया है। समझ में आ रहा है? तो भाषा और विचार ये हिंदी का है, हिंदी पेडागोजी, जो मैं बताया अभी आपको 5 से 7 नंबर का हिंदी पेडागोजी आएगा ना, 2 यूनिट का हिंदी पेडागोजी का दिया, ये वही भाषा और विचार है, बेसिकली उसमें आता है। इसको मैं पढ़ाऊंगा कुछ कुछ हिस्सा आप हिंदी में भी पढ़ोगे इसका। समझ में आए? तो ये भाषा और विचार। उसके बाद वैयक्तिक विभिन्नता, ये एक अलग अपना अध्याय है, इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक विभिन्नता, ये अलग चैप्टर है पूरा।
उसके बाद आप देखो भाषाई विभिन्नता, ये सब व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके आधार पे भिन्नता, ये सब एक ही है। अभी मैं आपको इसका फाइनल चैप्टर वाइज बताऊंगा, इसको जो मैंने बनाया है, जो मतलब इसके ही हिसाब से उसको आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो वो आपको आसानी से और इजीली समझ में आएगा। अब यहां पर देखो, ये देखो असेसमेंट, सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ये एक अलग चैप्टर है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, ये सब असेसमेंट का तरीका है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, आकलन कैसे करते हैं, है ना, किस श्रेणी में रखते हैं बच्चे को, ये सब वाला इसमें आता है। ये एक अलग चैप्टर है। तो मैं आपको देखो इकाई एक में ही कितना चैप्टर गिना दिए, सब अलग अलग चैप्टर है, ऐसा नहीं इकाई इसको दे दिया है एक साथ। तो ये पहला चैप्टर हो गया, वो दूसरा चैप्टर हो गया बुद्धिमत्ता वाला, तो ये तीसरा चैप्टर हो गया, 4 हो गया, ये 5 चैप्टर तो यहीं पे हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो मूल्यांकन, ये वही वाला है सब मूल्यांकन, ये पूरा एक चैप्टर, तो 5 चैप्टर मिला के यूनिट 1 बनता है। उसके बाद अगर आप देखोगे अगला यूनिट, अगला समावेशी शिक्षा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है समावेशी शिक्षा। ठीक, ये समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं इसको, और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें एक एक्ट भी आता है, वो एक्ट को भी पढ़ना है, अभी बताऊंगा उसको। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आया है 2023 के शिक्षक भर्ती में, तो ये वाले चैप्टर से आया है। ये एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर कई सारे चैप्टर आते हैं। यहां पे देखो आप, वंचित और कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से शिक्षण वाले सीखने वाले बच्चों का शिक्षण, है ना, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक और विशिष्ट योग्यता वाले, ये एक अलग चैप्टर है, सीखने वालों का शिक्षण, क्रिएटिव चाइल्ड वाला, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें हैं। इसके बाद यहां पे देखो सीखना एवं शिक्षण शास्त्र, ये अधिगम वाला पोर्शन है, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, मतलब इसमें देखो सीखने के, लर्निंग के कई सारे कंसेप्ट हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है, उसके बाद वॉटसन का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, है ना, वो बहुत सारा, गुथरी का सिद्धांत, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, अपना अपना थ्योरी दिया है, वो थ्योरी के इसमें इसमें पढ़ना रहता है, इसमें डिटेल में, समझ में, और उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, ये व्यूह रचना वही है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला के रूप में, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा, ये मोटिवेशन, ये अलग चैप्टर है मोटिवेशन का। अब ये व्यक्तिक विभिन्नता, यहाँ पे देखो सहयोगी कारक व्यक्ति, तो ये मोटिवेशन एक अलग चैप्टर है, सीखना लर्निंग एक अलग चैप्टर है, समावेशी शिक्षा एक अलग चैप्टर है, व्यक्तिक विभिन्नता एक अलग चैप्टर है। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं, जिसको कंबाइन करके 3 ठो यूनिट बना दिया है। ये है बहुत सारा, समझ में आ रहा है। अब इसको आसान करके मैं आपको बताता हूं, इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो ये देखो, ये इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बताया है, शिक्षक भर्ती 2023 में कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए हैं, और सहायक शिक्षक 2023 में कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए हैं, ये पूरा कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब देखो यहां पर पहला यूनिट है आपका वृद्धि एवं विकास, वहीं से उठाए, वहीं से चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट किए, अलग अलग चैप्टर है जो उसमें कंबाइन करके दे दिया, समझ में नहीं आएगा उसमें आप पढ़ोगे तो। अब यहाँ पे देखो आप, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको पूरा समझना है। इससे शिक्षक 2023 में 6 क्वेश्चन आया हुआ है, सहायक शिक्षक के पेपर में 5 क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से वाले चैप्टर से, वृद्धि एवं विकास, इसमें डिफरेंस समझना रहता है, मेन क्या अंतर होता है, इसी से क्वेश्चन आता है पेपर में। अब यहां पर दूसरा है लर्निंग, अधिगम जिसको कहते हैं, लर्निंग वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अलग अलग प्रकार के लर्निंग के कंसेप्ट पढ़ने रहते हैं। अधिगम बोलते किसको है, पहला तो डेफिनेशन से ही कई बार क्वेश्चन आए हैं। हमको सारे पेपर को एनालिसिस करना है, कैसे, सीटेट का जो पेपर होता है, क्वेश्चन को टॉपिक कॉपी मार देता है छत्तीसगढ़ में उससे, तो सीटेट का पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो भी मैं करवाऊंगा आपको पूरा। उसके बाद जो शिक्षक भर्ती में छत्तीसगढ़ में पिछले पेपर में सीजीटीईटी में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक वाइज करते जाएंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे अपन। ठीक, तो अब यहां पर आप देखोगे लर्निंग वाले चैप्टर में एक तो परिभाषा से सवाल आता है, दूसरा लर्निंग के कई सारे थ्योरी है, मैंने आपको बताया अभी
पियाजे, जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की का, क्या बोलते हैं, वॉटसन का, स्किनर का, हल का, सब अलग अलग क्या है, गुथरी के सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को पढ़ना है कि लर्निंग से संबंधित उन्होंने क्या प्रयोग किए और प्रयोग करके निष्कर्ष क्या निकाला। ये सारे कंसेप्ट को प्रॉपर अपन पढ़ेंगे इसमें। और ये क्वेश्चन इससे शिक्षक भर्ती में 2023 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहां पर देखो सहायक शिक्षक में 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए वहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसमें डायरेक्ट। अब यहां पर देखो तीसरा है बुद्धि, इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुद्धि वाला। आईक्यू टेस्ट करना सीटेट का फिक्स क्वेश्चन है। और यहां पर 3 क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में आए, सहायक शिक्षक में हालांकि इस बार नहीं आए, लेकिन 2019 का पेपर देखोगे और उससे पहले का पेपर देखोगे तो इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। मैं बता रहा हूं आपको कि कितना, ऐसा नहीं कि ये इसमें नहीं आया तो अब नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं अभी आईक्यू से। तो आईक्यू वाले चैप्टर में सबसे पहले हमको आईक्यू निकालना सीखना है। आईक्यू निकालना सीखने के बाद जब आईक्यू निकलेगा उस रेंज में कौन कौन से बच्चे आते हैं, आईक्यू निकालने का अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या फॉर्मूले दिए, बुद्धि होती क्या है, वो सब, ये सब वाले इस वाले चैप्टर में आएगा। तो ये अपन पढ़ेंगे। चौथा और सबसे ज्यादा आने वाला, ये देखो समावेशी शिक्षा। इसमें 12 क्वेश्चन आए हैं शिक्षक भर्ती में और 6 क्वेश्चन आए सहायक शिक्षक में। अब 12 क्वेश्चन मतलब केवल समावेशी शिक्षा से 12 क्वेश्चन नहीं, समावेशी शिक्षा के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि ये वाला जो एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये वाला जो एक्ट है वो विकलांगों के लिए एक्ट है, समझ में आ रहा है। तो विकलांगों के लिए जो एक्ट है ये 2016 वाला, तो ये जो एक्ट है उसी से भी सवाल है। इसमें बताया गया है, देखो कई प्रकार के डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकलांगता, जैसे कि मानसिक विकलांगता, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, लर्निंग में डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, बहुत सारी जो होती है ना, डिसकैलकुलिया, तो वो सब क्या होता है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी में पढ़ना रहता है। उसके बाद शारीरिक अक्षमता होती है, तो उसमें कई प्रकार के अस्थि बाधित, उसके बाद फिर मानसिक विकलांगता होती है, तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है। ये जो एक्ट है ना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये बहुत बड़ा एक्ट है, तो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा व्यक्तिक विभिन्नता वाला चैप्टर भी इसी में लगभग आ जाता है, व्यक्तिक विभिन्नता वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो एक चैप्टर में 12 क्वेश्चन आए हैं, इसका मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा से कुछ क्वेश्चन आए हैं, 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से आए हैं जिसको पढ़ेंगे हम लोग, और व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस भी लगभग लगभग इसी में आ जाता है। जो ये बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, ये सबसे बड़ा चैप्टर इस पूरे सिलेबस में यही है, समावेश इंक्लूसिव एजुकेशन। इसीलिए आपको इसकी संख्या भी ज्यादा दिख रही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर तो लर्निंग डिसेबिलिटी से फिक्स है क्वेश्चन आना, वहां से आता अच्छा सवाल वहां से, तो वो देखेंगे अपन। इसके बाद देखेंगे 5वां, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब नया एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया है, तो इससे पिछले बार क्वेश्चन कम आया था, लेकिन अब क्योंकि वो पूरा पूरा फ्लोर पे नहीं आया था, अब तो पूरा फ्लोर पे आ गया है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो अब यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है न्यू एजुकेशन। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इससे कम क्वेश्चन आएगा क्योंकि अब ये नया आने वाला है एनसीएफ। तो एनसीएफ अभी अलग नया आएगा, अभी आया नहीं है, आ जाएगा वो कुछ टाइम पे। तो ये वाले पुराने वाले से क्वेश्चन थोड़ा कम आएगा, लेकिन ये दोनों को मिला के देखो, शिक्षक 2023 में 1 क्वेश्चन आया है, इसमें 3 क्वेश्चन आया सहायक शिक्षक में, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा। एनईपी से तो फिक्स है आना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से पता होनी चाहिए आप, पूरा जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसका मेन पॉइंट्स जो है मैं आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में और पूरा इमेजेस के थ्रू पूरा समझाऊंगा, क्या क्या होता है, कैसे कैसे, सारे में वैसे अपन पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा क्लियर। इसके बाद देखो आप, 6वां पार्ट है समाजीकरण, सोशलाइजेशन वाला पार्ट आता है। इसमें से शिक्षक में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन सहायक शिक्षक में 2 क्वेश्चन इसमें से बने हुए हैं, सोशलाइजेशन वाला पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद इस समाजीकरण वाले में बच्चे का सोसाइटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ये चीज इसमें पढ़ना रहता है सोशलाइजेशन वाले पार्ट में। इसके बाद असेसमेंट वाला, आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षक भर्ती में नहीं आए हैं, लेकिन सहायक शिक्षक में 1 क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, वही फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सब क्या होता है, बहुत छोटा पार्ट है ये, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा पार्ट है, लेकिन अब देखो है छोटा पार्ट, लेकिन एक दो क्वेश्चन हर पेपर में बनता है इसमें से। 2019 वाले पेपर में भी आया, 23 में नहीं आए हैं, भले ये वाले में नहीं आए, ये वाले में आया है, तो ये छोटा पार्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझेंगे बना लेंगे सवाल, ऐसा ऐसा। तो कुछ कुछ पार्ट छोटे हैं लेकिन पेपर में आते हैं 1-1 2-2, तो 1-1 नंबर भी आपको मार्जिन से दूर कर देगा।
अब आप देखो, अभी ईडीओ का पेपर हुआ, व्यापम ही लिया है उसको भी, एक नंबर में 50-50 60-60 लोग हैं, एक नाम के 50-50 60-60 लोग हैं, आप अपना नाम नहीं खोज पाओगे उस लिस्ट में। तो 0.1 नंबर भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 0.1 नंबर। तो एक एक क्वेश्चन का महत्व है, 100% सिलेबस कवर करके जाना है आपको, ऐसा नहीं छोड़ के जाना है। अभी आप देख लो 0.1 नंबर 0.5 नंबर में 50 रैंक पीछे हो जाओगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऊपर ऊपर कोई चीज को नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, पूरा सवाल पिछला सॉल्व हो जाएगा उससे। तो अपन जो भी पढ़ेंगे, अपने पास टाइम है अभी, क्योंकि जो एग्जाम है, अभी आप देखो नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, 15 अगस्त को घोषणा होने की बात चल रही थी, लेकिन 15 अगस्त को घोषणा नहीं हुई। अब कब होगी वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया है कि 5000 वैकेंसी को ये करेंगे, और शिक्षा मंत्री भी अब तो हो गए हैं, नियुक्त हो गए हैं शिक्षा मंत्री, तो अब वो वैकेंसी आएगी, ज्यादा चांस है। पिछले बार भी ऐसी हुआ था कि सीजीटीईटी का जब पेपर हुआ था उसके बाद जो है वो आया था, क्योंकि सीजीटीईटी का एग्जाम फाइनल है 2026 में, कब होगा? 1 फरवरी को आप लोग का 2026 में। तो आप लोग में से किसका किसका स्टेट क्वालिफाई है, सीजी टेट आपका क्वालिफाई है, बाकी का? और डीलेट है ना आपका, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, पहला वाला है ना। तो कुल मिला के सीजीटीईटी का भी तैयारी आप लोग, तो देखो आप लेट हो गई मैडम, मैं पूरा डिटेल में कवर किया हूँ उसको, व्याख्याता के लिए नहीं लगता है ना, सीजीटीईटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो है, तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप यहां पर सीजीटीटी का भी जो तैयारी कर, तो वो तो क्वालिफाई करना ही है आपको, है ना। तो अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में। तो मैं ये बता रहा हूं कि समय है, ऐसा नहीं कि तुरंत 1 महीना पेपर होने वाला, ऐसा तो नहीं है। व्याख्याता का सिलेबस थोड़ा अलग है, हाँ, थोड़ा पोर्शन उसका उसका लेवल, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है। हाँ, उसको आप पेपर में देखेंगे ना तब समझ में आएगा, उसको थोड़ा अलग तैयारी करना पड़ेगा आपको। नहीं, प्रॉपर व्याख्याता का यहाँ हम लोग नहीं करवा रहे हैं, हम लोग सहायक शिक्षक और शिक्षक, हाँ, ठीक है। हेल्प मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अलग रहता है, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा आपको, अलग भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा है, ठीक है। तो देखो आप, मैं ये बता रहा हूं आपको कि समय है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर चांस है, देखो पहले भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि सीजीटेट के बाद, अब जैसे नोटिफिकेशन पहले भी निकाल दिया तो पेपर जो है सीजीटेट के बाद हो, क्योंकि देखो जनवरी में अगर मान लो पेपर ले दिया तो सीजीटेट वाले भी तो हल्ला करेंगे ना कि हमको भी तो एलिजिबल हो जाते हैं, हम लोग अभी पेपर ले देते, और हर बार यही होता है। तो इस बार भी चांस है कि पेपर जो है, तो मतलब आप मान के चलो फरवरी में पेपर होगा तो मार्च में अप्रॉक्स संभावित, अगर आप बोलेंगे तो नोटिफिकेशन हो सकता है पहले भी निकाल दे। तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी चालू नहीं करना रहता, नोटिफिकेशन आने के बाद रिवीजन होता है केवल, उसके बाद जो स्टूडेंट एडमिशन लेते फेल होने के लिए लेते हैं, ठीक है। तैयारी पहले से करना रहता है, आपके पास ये सब्जेक्ट छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। आप अभी से तैयारी करोगे, उसके बाद जब आएगा तो टेस्ट सीरीज दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने का तो उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कुछ कुछ तो लिखना ही पड़ेगा आपको। जब आप एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये पूरा जब आएगा तो टेस्ट सीरीज में आप भाग लोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, तो आप थ्योरी, एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज, जब आप ये पूरे का कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे 5 से 7 बार, तब आप प्रिपेयर होगे किसी एग्जाम के लिए। अभी के टाइम पे इतना कंपटीशन है, तब समझ में आ रहा है आपको। तो लंबी तैयारी है, शॉर्ट टर्म में तैयारी नहीं होती है इसकी। तो आप आज से और अभी से तैयारी करना जब चालू करोगे तब आपका जाके होगा, सिलेबस आपका सही समय पे खत्म हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फिर रिवीजन करते जाना है, क्लास के साथ साथ पढ़ते जाना है कुल मिला के, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं चलेगा मैडम, ठीक। उसके बाद अगला चैप्टर है भाषा और विचार, इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, शिक्षक और सहायक शिक्षक में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाषा और विचार वाला। ज्यादातर इसका हिस्सा हिंदी वाले में कवर होता है, कुछ कुछ हिस्सा मैं बताऊंगा इसमें, ठीक।
और अदर है, अदर में क्या आता है, देखो एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे, तो अदर का मतलब ये होता है, देखो इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपको दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। जैसे बच्चे के ऊपर विद्यालय की संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पिछले बार का क्वेश्चन है। मतलब बच्चे की संस्कृति में, कल्चर का डेवलप होने में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। अब ये तो दिमाग लगाना है ना आपको। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा आपका। मान लो सिचुएशनल क्वेश्चन देता है, कक्षा के भी दौरान, कक्षा चलने के दौरान बच्चा अगर गुस्सा हो रहा है तो शिक्षक का व्यवहार बच्चे के प्रति कैसे होना चाहिए। अब इसको आपको कोई हाथ पकड़ के थोड़ी पढ़ाएगा आपको, आपका दिमाग खुद वहां पे 4 ऑप्शन दे के आपको क्लिक करना है कि यहाँ पे कैसे, तो वो अदर में आ जाता है। जब आप इतनी चीजें पढ़ लोगे, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बीच बीच में आती रहेंगी। तो सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, और ये प्रैक्टिस करने वाला ही रहता है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, वो आपका देखना है प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपका, कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो वहां पे जब आप इतनी चीजें जब आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसका अलग से कोई अध्याय नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें इसी के बीच में कवर हो जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे देखो मोर और लेस ये 8 चैप्टर में डिवाइड है आपका वो चीज। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखो तो उसका पूरा अलग अलग जो इतना यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 करके दिया है ना, उसको आप देखोगे तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, और जो उसमें एक्स्ट्रा रहेंगी मैं उसको भी कवर करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें मिला के आपकी बनेंगी पूरा कंप्लीट सिलेबस, ये पूरा अपन कवर करेंगे। अब इसमें आपको देखो शुरू से पहली बात, नोट्स आपको मिलेगा क्लास के बाद, क्लास होते जाएगा पीडीएफ नोट्स आपको मिलते जाएगा। तो आपको ये मिला है तो आपको पहली बात तो नोट्स मिलेगा, प्रोवाइड होगा पीडीएफ के फॉर्म में, है ना। दूसरी चीज, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड होंगे, मतलब आप लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तीसरा चीज, डाउट्स जो है वो तो ऑफलाइन वाले तो क्लास में ही पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाले जो है वो आपका ग्रुप बना हुआ है, तो ऑनलाइन वाले वहां जाके आप डाउट पूछ सकते हो। जो हाइब्रिड क्लास ज्यादा बेटर है ज्वाइन करना, जो ऑफलाइन आ सकते हो लाइव वाले भी ध्यान से सुनो, जो ऑफलाइन आ सकते हो वो ऑफलाइन आके ही पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है वहां पे। ठीक, जो नहीं आ सकते दूसरे जगह पे हैं वो, तो हाइब्रिड क्लास आप लोगों के लिए है, ताकि ऑनलाइन का भी एक्सेस आपको मिल सके। यहाँ पढ़े हो और रिवीजन करना है तो आप रिकॉर्डेड भी जाके देख सकते हो। सिलेबस डेली 2 क्लास होगी, आज आपकी एक ही क्लास है क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं कवर कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है ये क्लास, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो ये क्लास जब आप, सिलेबस आपका पूरा आज समझ में आ गया आपको पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कल से 2-2 क्लास होगी आपकी, एक सीडीपी की क्लास, दूसरी एक और दूसरी क्लास चालू होगी, ज्यादा चांस है हिंदी से स्टार्ट करेंगे। तो 25 नंबर का आपका हिंदी का पोर्शन है, और 30 नंबर का आपका क्या है सीडीपी, तो लगभग 50 से 55 नंबर का एक साथ आपका कवर होगा, ज्यादातर पोर्शन यही है। और ये तो हो गई, इसका सिलेबस थोड़ी कवर चेंज होगा, हिंदी थोड़ी बदल जाएगा, हिंदी तो रहेगा ही आपका, चाहे कितने भी विषय वार हो चाहे कुछ भी हो, हिंदी तो रहेगा ही, इंग्लिश तो रहेगा ही। तो ये चीज कवर आपका चलेगा। डेली 2 क्लास होगी, 1.5 घंटे की एक क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की 2 क्लास होगी आपकी। आपका सिलेबस जो है एकदम टाइम पे खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते लगभग यही टाइम रहेगा इवनिंग वाला, उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट में आपका हो जाएगा। तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग रहेगा 8:30 बजे से, तो वो आपका हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट है इसमें लाइव वालों को तो बताओ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि आपको क्लास अटेंड करना है डेली, उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स होगा, उसको डेली आपको क्लास को जाके क्या करना है, रिवाइज करना है, बस उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लेना, एमसीक्यू तो हम लोग करवाएंगे ही पीवाईक्यू के साथ साथ एक्स्ट्रा और बनवा के, तो सारे सब्जेक्ट के। ठीक, लाइव वाले बताओ और कोई डाउट है आप लोगों में से किसी को, कोई डाउट। सीटेट क्वालिफाइंग लोग नहीं रहेंगे ना एलिजिबल अब। क्योंकि वो पहले था, अब उसको ये कर दिया है, सीजी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अब। लक्ष्मी मैडम पहले ये जो चलेगा उसको तो खत्म होने दो, फिर वो बाकी क्लास भी चालू हो जाएगा धीरे धीरे, एक एक सब्जेक्ट खत्म होते जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट चालू होते जाएगा, है ना। आपका ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर से है, सब उसमें 12th में क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे आप, 11 12? हाँ तो आप है ना,
तो उसमें ऐसा रहेगा कि अब इस बार किसका किसका पोस्ट आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस बार किसका किसका निकल रहा है। तो आप मैथ से की वो मैडम जो पद खाली है उसको बताया है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो उसमें फेरबदल हो सकता है, जैसे ऐड भी हो सकता है, जैसे मैथ्स और साइंस का पोस्ट उसमें अभी नहीं है लेकिन वो ऐड हो सकता है ना। तो वो फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, तो उसी को आधार मान के नहीं पढ़ना है। उसमें सिर्फ विभाग के द्वारा क्या भेजा जाता है कि एक रिक्त है इतने पद करके, तो क्योंकि पहले बार में 5,000 वैकेंसी फिक्स है तो वैकेंसी 5,000 ही आएगा। अब उसमें पोस्ट को कम ज्यादा करके ऐड भी कर सकता है ना, तो वो उसका चांसेस है। जैसे जैसे क्लास खत्म होती जाएगी, अभी 2 क्लास चलेगा आपका, जो लाइव वाले पूछ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। और ये क्लास जब खत्म होगा तो दूसरा क्लास स्टार्ट होगा। 4-5 क्लास एक साथ करना है क्या? 1.5-1.5 घंटे का 5 क्लास कर देते, 10 बजे रात तक वही पढ़े। 2 सब्जेक्ट ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे आप लोग एक दिन में, उसी को रिवीजन करने में पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और चलिए, अब हम लोग मिलेंगे कल 4 बजे, ठीक है। तो हम लोग फिर सीडीपी का पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइव वाले समझ गए? चलो। चलिए, थैंक यू सो मच।